गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 22, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी पीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 631। मैथ्यू अर्नोल्ड सर्व्ड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स फॉर ईयर्स। मैथ्यू अर्नोल्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की पोजीशन पर कितने सालों तक रहे हैं? 35 ईयर्स, 42 ईयर्स, 20 ईयर्स या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। 35 सालों तक मैथ्यू अर्नोल्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की पोजीशन पर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। 1851 से 1886 तक इस पोजीशन पर रहे हैं, 35 सालों तक। क्वेश्चन नंबर 632। ऑफन डिस्क्राइब्ड हिज ड्यूटीज एज अ स्कूल इंस्पेक्टर एज ड्रजरी। किसको डिस्क्राइब किया जाता है, कौन डिस्क्राइब करता है अपनी ड्यूटीज़ को, स्कूल इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ को एज अ ड्रजरी के रूप में कौन डिस्क्राइब करता है? मैथ्यू अर्नोल्ड, डिकेंस, विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आपको बताना है इन चार राइटर्स में से कौन डिस्क्राइब करता है अपनी ड्यूटीज़ को, जो स्कूल इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ हो उसको डिस्क्राइब करते हैं ड्रजरी के रूप में। ड्रजरी यानी कठिन परिश्रम के रूप में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 633। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने लिखा है। wrote that without poetry our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. Dickens, Whitman, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या मैथ्यू अर्नोल्ड। किसने लिखा है कि विदाउट पोएट्री अवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है विदाउट पोएट्री अवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट। ये स्टेटमेंट दिया है द स्टडी ऑफ पोएट्री, जो कि इनका एसे है। इसी एसे में ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 634। इन 1887 was credited with coin द फ्रेज न्यू जर्नलिज्म। जो न्यू जर्नलिज्म फ्रेज है, किसको क्रेडिट दिया जाता है इसको कॉइन करने का? 1887 में कॉइन किया था। डिकेंस, विटमैन, हेमिंग्वे या अर्नोल्ड? क्वेश्चन नंबर 634 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कॉइन किया था 1887 में, 1887 में न्यू जर्नलिज्म फ्रेज को। क्वेश्चन नंबर 635। द पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन Empedocles on Etna and Others Poems, which was released anonymously under the pseudonym A in 1852। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कौन सी पोएम है जो पब्लिश हुई थी, कलेक्शन आया था इनका Empedocles on Etna and Others Poem, और इसको रिलीज़ किया गया था एनोनिमसली और अंडर द टाइटल, अंडर द स्यूडोनियम ए इन 1852 में। किस पोएम की बात हो रही है? इम्पेटोकल्स ऑन एटना की, सोराब एंड रुस्तम की, द स्क्वाला जिप्सी की या थायरेसिस की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पेटोकल्स ऑन एटना। क्वेश्चन नंबर 636। मैथ्यू अर्नोल्ड इज कंपेनियन पीस टू इज अर्लियर पोएम द स्क्वाला जिप्सी। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है जो द स्क्वाला जिप्सी की कंपेनियन पोएम है। अब स्क्वाला जिप्सी की कंपेनियन पोएम किसको कहा जाता है? एम्पेडोकल्स ऑन एटना को, सोराब एंड रुस्तम को, द स्क्वाला जिप्सी या थायरेसिस? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, थायरेसिस। थायरेसिस को कंपेनियन पीस कहा जाता है स्क्वाला जिप्सी का। क्वेश्चन नंबर 637।
फेमस लाइन है, आपको बताना है टेनिसन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है। बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, इन मेमोरियम, यूलाइसेस, द लोटस ईटर्स या नन। बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। कभी प्यार ना करने से अच्छा है कि प्यार को करो और उसको खो दो। ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन मेमोरियम पोएम में टेनिसन ने कहा है कि कभी प्यार ना करने से अच्छा है कि प्यार को करो और उसको खो दो। बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 638, आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेनिसन की किस पोएम से ली गई है। देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम, यूलाइसेस, लोटस ईटर्स। देयर्स नॉट टू रीजन वाई मतलब तर्क कुछ नहीं है, देयर बट टू डू एंड डाई, करो और मरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टेनिसन की पोएम है, इसी पोएम की ये लाइन है, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई। क्वेश्चन नंबर 639, किसने डिस्क्राइब किया है टेनिसन को द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स। टेनिसन को किसने कहा है सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स के रूप में? किसने डिस्क्राइब किया है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 639 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टी.एस. इलियट ने टेनिसन को कहा है द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 640, द पोएम्स नो मोर, एनाक्रियोटिक्स एंड अ फ्रेगमेंट which are contributed to the gem a literary annual 1831 were written by, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉन फॉरेस्टर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नो मोर, एनाक्रियोटिक्स, अ फ्रेगमेंट, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिसन के द्वारा लिखी गई है ये पोएम। क्वेश्चन नंबर 641, एक एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, उसको याद कर लीजिए, नहीं तो कॉपी पे नोट कर लीजिए जो आपको नहीं आ रहा है या आपको नए क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप एक कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट करते जाइए और एग्ज़ाम टाइम उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट वर्ड्स ऑफ ओ दैट प्रेस विल हैव मीन नाउ, किसके लास्ट वर्ड्स है? ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ, टेनिसन के आखिरी शब्द है ये, या विटमैन के, या हेमिंगवे के, या जॉन फॉरेस्टर के? किसके आखिरी शब्द हैं ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टेनिसन के ये आखिरी शब्द हैं ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। क्वेश्चन नंबर 642, wrote the line the churches have killed their Christ, टेनिसन, विटमैन, हेमिंगवे या फॉरेस्टर? किसने लिखी है ये लाइन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है द चर्चेज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट, मतलब जो चर्च है, चर्चों ने अपने ही मसीहा को मार डाला। टेनिसन ने लिखा है, ये लिखा है मॉड पोएम आई थी इनकी, टेनिसन की। मॉड टेनिसन की फेवरेट पोएम में से एक है, टेनिसन की फेवरेट पोएम है मॉड, और इसी मॉड पोएम में कहा है द चर्चेज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट, तो चर्चों ने अपने ही मसीहा को मार डाला है। अब मॉड आई थी 1855 में। मॉड फेवरेट पोएम है टेनिसन की, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 643, रोड वी आर सेल्फ अनसर्टेन क्रिएचर एंड वी मे, या
even when we know not, mix our spites and private hates with our defense of heaven. किसने लिखी है ये लाइन? बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? We are self uncertain creature and we may, even when we know not, mix our spites and private hates with our defense of heaven. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टेनिसन ने लिखी है ये लाइन। टेनिसन का एक प्ले आया था बेकेट, अब बेकेट की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 644, आपको बताना है ये कोट टेनिसन की किस पोएम से ली गई है। देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रेड्स, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम यूलाइसिस, लोटस ईटर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन मेमोरियम। टेनिसन की पोएम है, इसी पोएम की ये लाइन है, देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 645, a satire on the women education that came out in 1847 was also popular for its lyrics. The Princess, In Memoriam, Ulysses, Lotus Eaters. एक सटायर है वुमेन एजुकेशन पर और ये आया था 1847 में, पॉपुलर है अपने लिरिक्स के लिए। किसकी बात हो रही है? द प्रिंसेस की, इन मेमोरियम की, यूलाइसिस की, द लोटस ईटर्स की। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द प्रिंसेस मेडले। द प्रिंसेस ये पोएम है टेनिसन की, ये एक सटायर है वुमेन एजुकेशन पर और जो आया है 1847 में, और ये अपने लिरिक्स के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वुमेन एजुकेशन पर सटायर है द प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 646, विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन अबाउंड्स इन हेमलेटियन सोलोलोकीज। अब आपको बताना है टेनिसन का कौन सा पोएटिक कलेक्शन है जो हेमलेटियन सोलोलोकीज से भरपूर है। मॉड, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम पोएम है टेनिसन की, एक पोएटिक कलेक्शन है जो भरा पड़ा है हेमलेटियन सोलोलोकीज से। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन मेमोरियम कलेक्शन ऑफ पोएम्स है टेनिसन की, इलेजी है, उनके क्लोज फ्रेंड थे ऑर्थर हेनरी हेलम्पर। मैनी ऑफ द पोएम्स इन दिस कलेक्शन आर इंटेंसली पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ ग्रीफ, लॉस, डाउट, फेथ, सिमिलर टू द सोलोलोकीज फाउंड इन द शेक्सपियर्स हैमलेट। इस कलेक्शन में बहुत सारी पोएम्स है जिसकी थीम है ग्रीफ, लॉस, डाउट, फेथ, और ये सिमिलर है शेक्सपियर की हैमलेट की सोलोलोकीज से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 647, टेनिसन सॉ नेचर विद द आई ऑफ द पोएट एज वेल एज विद द आई ऑफ। टेनिसन देखते हैं नेचर को पोएट की नज़रों से और साथ ही साथ और किसकी नज़रों के साथ देखते हैं नेचर को? एडवर्ड ईस्ट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन या ह्यूमन बीइंग? क्वेश्चन नंबर 647 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमन बीइंग। टेनिसन नेचर को देखते हैं एक पोएट की नज़रों से देखते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग की नज़रों से भी देखते हैं नेचर को। क्वेश्चन नंबर 648, हु कंसीडर्ड मॉड टू बी द एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम? लॉन्ग, सैमसन, अल्बर्ट, लोवेल। कौन कंसीडर करता है मॉड को जो एंटीफोनल वॉइस है इन मेमोरियम की? इन मेमोरियम की एंटीफोनल वॉइस के रूप में कंसीडर किया जाता है मॉड पोएम को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोवेल।
लोवेल कंसीडर करते हैं मॉड को एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम। लोवेल ने भी कहा है और इस फ्रेज का यूज़ किया है हेलम टेनीसन ने भी। हेलम टेनीसन के ही सन थे, इन्होंने भी कहा है एंटीफोनल वॉइस टू इन मेमोरियम। तो याद रखिएगा लोवेल और हेलम टेनीसन दोनों ने ही कहा है इन रेफरेंस टू टेनीसन्स पोएम मॉड के रेफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 649 मॉड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द पैट्रियोटिक पैसन ऑफ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द सिविल वॉर, क्रिमीन वॉर। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, क्रिमीन वॉर। क्रिमीन वॉर पीरियड था 1853 से 1856 तक का। क्वेश्चन नंबर 650 द पोएम लाइक्स, ये पोएम है टेनीसन्स की पोएम है। आपको बताना है कि टेनीसन की किस पोएट्री कलेक्शन में ये पोएम आई थी। सपोज्ड, कन्फेशन ऑफ अ सेकेंड्रेट, सेंसिटिव माइंड, द क्रेकन, मैरियाना, इसाबेल, रिकलेक्शंस ऑफ अरेबियन नाइट्स, ओड टू मेमोरी, द पोएट, सीफेरी, द डाइंग स्वाइन, लव एंड डेथ, द बैलेड ऑफ ओरियाना, द मरमैन एंड द मरमेड आर इंक्लूडेड। ये पोएम किस में इंक्लूड हुई थी? पोएम्स चीफली रिकल में, मॉड में, द प्रिंसेस में या नन? किस पोएट्री कलेक्शन में ये पोएम आई थी? ये याद भी कर लीजिए, ये पोएम टेनीसन की है। अगर एग्जाम में पूछ लेंगे कि रिकलेक्शन ऑफ अरेबियन नाइट्स किसकी पोएम है, तो आपको पता होना चाहिए टेनीसन की पोएम है। तो ये पोएम याद कर लीजिएगा किसकी है, टेनीसन की है, और ये आई थी पोएम्स चीफली रिकल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पोएट्री कलेक्शन है पोएम्स चीफली रिकल, ये टेनीसन का पोएम है, पोएट्री कलेक्शन है। ये आया था 1830 में, और इस पोएट्री कलेक्शन में टोटल 56 पोएम्स थी। तो याद करिए 56 पोएम थी पोएम्स चीफली रिकल पोएट्री कलेक्शन में, जो 1830 में आया था टेनीसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 651 द पोएम द लेडी ऑफ सैलॉट, मरियाना इन द साउथ, द मिलर्स डॉटर, फातिमा, ओनॉन, द पैलेस ऑफ आर्ट, द मैक्वीन, द लोटस ईटर्स एंड द आ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, ये किस पोएट्री कलेक्शन में आए थे? पोएम्स 1832, टैर्सियस, अदर पोएम्स, अदर ओपन्स 1885, लॉक्सेल, हॉल 1886 या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोएम्स 1832 में इनका पोएट्री कलेक्शन आया था। पोएम्स 1832, इसी पोएट्री कलेक्शन में ये सारी पोएम आई थी। द लेडी ऑफ सैलॉट, मरियाना इन द साउथ, द मिलर्स डॉटर, फातिमा ओनॉन, द पैलेस ऑफ आर्ट, द मैक्वीन, द लोटस ईटर्स एंड आ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। पोएट्री कलेक्शन आया था 1832 में 1832 पोएम्स में, इसी पोएम्स में ये सारी पोएम आई थी। क्वेश्चन नंबर 652 ब्यूटीफुल लिरिक्स लाइक टीयर्स, आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मेड आर इंक्लूडेड इन, ये लिरिक्स है टीयर्स, आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मेड, ये लिरिक्स किस में इंक्लूड हुआ था? मॉड में, द प्रिंसेस में, लॉक्सले हॉल में या नन ऑफ दीज में? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द प्रिंसेस। ये जो लिरिक्स है टीयर्स, आइडल टीयर्स, कम डाउन ओ मेड, ये दोनों ही इंक्लूड हुए थे। टेनीसन का कलेक्शन आया था द प्रिंसेस। द प्रिंसेस लॉन्ग नरेटिव पोएम है, पब्लिश हुआ था 1847 में। टीयर्स, आइडल टीयर्स एक लिरिक पोएम है इस लार्जर वर्क के अंदर, और जबकि कम डाउन ओ मेड ये सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 653 द पोएट टेनीसन डिड नॉट गेट हिज पोएट्री पब्लिश्ड for about 10 years because of the brutal criticism of his two volumes. This period of the 10 years is a period of silence. The duration is. टेनीसन की जो 2 वॉल्यूम आई थी, उस 2 वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा ही आलोचना की गई थी।
उसके बाद में इन्होंने अपना पोइट्री को पब्लिश नहीं किया 10 सालों तक। अब आपको बताना है उस ड्यूरेशन, किस पीरियड में उन्होंने अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उनके 2 वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी, इस कारण उन्होंने अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं किया था 10 सालों तक। अब 10 साल का टाइम पीरियड आपको बताना है, फ्रॉम 1832 टू 1842, फ्रॉम 1842 टू 1854, फ्रॉम 1854 टू 1864, नन ऑफ दीज। और इस 10 साल के पीरियड को पीरियड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 1832 से लेकर 1842 तक इन्होंने अपनी पोएट्री को पब्लिश नहीं किया था, और इस पीरियड को ही पीरियड ऑफ साइलेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 654। हु रोट अ वर्स प्ले द डेविल एंड द लेडी, कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। किसने लिखा है एक वर्स प्ले है द डेविल एंड द लेडी, कॉमेडी है 3 एक्ट्स में? टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लाइल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टेनिसन ने लिखा है, ये प्ले है डेविल एंड द लेडी। वर्स प्ले है द डेविल एंड द लेडी, रिटन बाय टेनिसन। टेनिसन ने ये 3 एक्ट में लिखा है, तब उनकी उम्र थी 14 से 15 साल, और ये इनकी डेथ तक ये अनफिनिश्ड ही रहा है और अनपब्लिश्ड रहा है। क्वेश्चन नंबर 655। रिक्वेस्ट कैट by Matthew Arnold is a short elegy that was first published in। रिक्वेस्ट कैट मैथ्यू अर्नोल्ड की शॉर्ट एलेजी है, किस ईयर पब्लिश हुई थी? 1853, 1851, 1857 या नन? क्वेश्चन नंबर 655 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 1853 में, 1853 में ये पब्लिश हुई थी। रिक्वेस्ट कैट मैथ्यू अर्नोल्ड की शॉर्ट एलेजी है, और इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है ग्रीफ और मॉर्निंग फॉर अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो पर्सन मर गया उनके लिए शोक और दुख व्यक्त किया गया है। यूज़ किया गया है लैटिन फ्रेज रिक्यूकैस इन पेस, जिसका मतलब होता है मे ही सी रेस्ट इन पीस। रिक्यूकैट ये मैथ्यू अर्नोल्ड की शॉर्ट एलेजी है, ये पब्लिश हुई थी कलेक्शन पोएम्स 1853 में, और इस कलेक्शन में इंक्लूड हुआ था द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी भी इसी के कलेक्शन पोएम्स में आया था 1853 में, और इस कलेक्शन को पब्लिश किया गया था लॉन्ग मैन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 656। द प्ले सेंटर्स अराउंड द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु unknowingly murder her own son, believing him to be the killer of her husband। ये एक स्टोरी है एक वुमेन की जो अनजाने में अपने ही पुत्र को मार देती है। उसको लगता है कि उसके पुत्र ने उसके पति की हत्या की है। किसकी बात हो रही है? मार्क्यूराइट, मेरोप, कल्चर एंड अनार्की या नन? The play centers around the story of a woman who unknowingly murders her own son, believing him to be the killer of her husband। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरोप। मेरोप इनकी ट्रेजिडी है। इसमें जो वुमेन होती है वो अनजाने में अननोइंगली मर्डर हर ओन सन, अनजाने में ही अपने ही बच्चे का मर्डर कर देती है। उसको लगता है कि उसके बच्चे ने ही उसके पति की हत्या की है। मेरोप रहती है क्वीन ऑफ मेसियाना, और उसका सन होता है एपाइटस। मेरोप विडो रहती है किंग क्रेसफोंटेस की। किंग क्रेसफोंटेस की विडो है मेरोप, और उस पर फोर्स किया जाता है कि वो शादी कर ले एक मर्डरर पॉलीफोंटस से शादी कर ले। इस बात पर फोर्स किया जाता है मेरोप पर। पॉलीफोंटस वही व्यक्ति है जिसने उसके बच्चों को मारा था, उसके बच्चों की हत्या की थी।
मैथ्यू नोट की ट्रेजिडी है मिरोप और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1858 में। ये करेक्टर आए हैं एपाइटस, क्रेसफोंटेस, पोलीफोंटेस। ये करेक्टर किस में आए हैं? मिरोप में। मिरोप ट्रेजिडी है मैथ्यू नोट की, तो याद रखिएगा। मिरोप का पुत्र का नाम क्या होता है? एपाइटस। बताइएगा यूलाइसिस के पुत्र का नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 657, द लाइन our love, let us be true to one another for the world which seems। मैथ्यू आर्नोल्ड की किस पोएम की ये लाइन है? डॉरविच, टू मार्गुराइट, मेरोप, कल्चर एंड अनार्की। Our love, let us be true to one another for the world which seems। ओ लव, our love, तुम एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहो दुनिया को जो भी लगे। ये लाइन आई है डॉवर बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉवर बीच की इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉवर बीच ये लिरिक पोएम है, पब्लिश हुई है 1867 में, कलेक्शन न्यू पोएम्स में। क्वेश्चन नंबर 658, द बुक कंटेन्स मोस्ट ऑफ द टर्म्स। आपको बताना ये जो टर्म्स आए हैं किस बुक में आए हैं? स्वीटनेस एंड लाइट, बार्बेरियम, फिलिस्तीन, हेवरिज्म। ये किस बुक में आए हैं? स्कॉलरशिप्सी में, लिटरेचर एंड डॉगमा में, कल्चर एंड अनार्की में, एम्पेडोकल्स ऑन एटना में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चर एंड अनार्की में ये टर्म आया है, स्वीटनेस एंड लाइट, बार्बेरियन, फिलिस्तीन, हेब्रेइज्म। एक्सप्लेनेशन देखिए, कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है जो पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में 1867-68 में, और ये बुक फॉर्म में आया था 1869 में। इसमें प्रीफेस ऐड किया गया था 1869 में। स्वीटनेस एंड लाइट ये फ्रेज इन्होंने बारो किया है जोनाथन स्विफ्ट ने, मतलब स्वीटनेस एंड लाइट को फर्स्ट टाइम यूज़ किया है जोनाथन एंड स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है स्वीटनेस एंड लाइट, और यहीं से मैथ्यू आर्नोल्ड ने बारो किया है ये फ्रेज जोनाथन स्विफ्ट से। बार्बेरियन इसका मतलब होता है अरिस्टोक्रेटिक क्लास, फिलिस्तीन का मतलब होता है मिडिल क्लास, हेब्रेनिज्म इसको रिप्रेजेंट किया गया फोकस ऑन मोरालिटी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी के रूप में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस किस चैप्टर में ये फ्रेज को यूज़ किया गया है। जैसे स्वीटनेस एंड लाइट किस चैप्टर में आया है, बार्बेरियन फिलिस्तीन किस चैप्टर में आया है, हेब्रेनिज्म किस चैप्टर में आया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 659, द लाइन ऑन टू द बाउंड ऑफ द वेस्ट ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड। आपको बताना है मैथ्यू आर्नोल्ड की किस पोएम से ये लाइन ली गई है? ऑन टू द बाउंड ऑफ द वेस्ट ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड, लिटरेचर एंड डॉगमा, कल्चर एंड अनार्की, एम्पेडोकल्स ऑन एटना, रगबाई चैपल। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, रगबाई चैपल से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है, बाउंड ऑफ द वेस्ट एंड सिटी ऑफ गॉड। ये फ्रेज याद रखिएगा, रगबाई चैपल में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 660, इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइएगा। आंसर दे रखा है, चलिए बाय मिस्टेक आंसर आ गया है, लेकिन आपको लाइन याद रखनी है कि किस पोएम की ये लाइन है। रगबाई चैपल की लाइन है, फ्रेंड्स कंपेनियंस एंड ट्रेन द एवेलैंकी स्वेप्ट फ्रॉम अवर साइड। ये लाइन आई है रगबाई चैपल से। तो क्वेश्चन में आंसर मेंशन है, बाय मिस्टेक है, फ्रेंड्स कंपेनियंस एंड ट्रेन द एवेलैंकी स्वेप्ट
फ्रॉम अवर साइड। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, रकबई चैपल से आई ये लाइन। रकबई चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है, ये एक एलेजी है और इसकी थीम है मेमोरी, लॉस, इंड्यूरिंग लीगेसी ऑफ द पोएट्स फादर थॉमस अर्नोल्ड। मतलब अपने फादर थॉमस अर्नोल्ड को लेकर ही ये एलेजी लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।